Hello dear students, today I am going to continue chapter 6 part 2 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce session number 4 of Conventions, Concepts, Assumption and Principles of Accounting. Under this chapter, last 3 sessions we completed 10 different concepts with the theory. Under the different concepts we discuss the detail and also the different type of the examples illustration related that one I give. Here the main thing is that in these concepts, that is statements. You have to give the answer on the basis of the statements given to you. Whatever or whichever statements are there with you, right? You have to follow that one and find out the particular concept which is connected with that statement. आपका काम यही है इस चैप्टर में कि आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ है. वो स्टेटमेंट के बेस पर हम जाएंगे और वो ऑलरेडी हमने 4-4, 5-5 स्टेटमेंट इलिस्ट्रेशन के तौर पर हर एक 10 जो हमने ख़त्म किए उसमें देखे. और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको यहाँ से मालूम पड़ता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि ड्यूअल इफेक्ट अब आ रहा है, लास्ट वन हम देखने जा रहे हैं, राइट. आपके सामने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देयर इज कॉमन, लेकिन फंडामेंटल है, प्राइमरी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. लास्ट में भली है लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे ही पूरी दुनिया का अकाउंट चलता है. So different of the things we discuss under the different 10 points, 10 concepts. Let's move to the next one, that is dual aspect concept. Duality principle is a fundamental accounting convention. प्रणाली जो चलती आई है बरसों से वो फंडामेंटली अकाउंटिंग है. ऑल्सो इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर डबल एंट्री. इसके सिवा डबल एंट्री स्टार्ट नहीं होती है. बुक कीपिंग सिस्टम और वी कैन से अकाउंटिंग सिस्टम. तो ये सिस्टम जो पूरी चलती है ड्यूअल एस्पेक्ट से चलती है, ड्यूअल इफेक्ट से चलती है, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल से चलती है. ओके, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वॉट एवर, हम फिर से वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन यस ड्यूअल इफेक्ट्स आर टोटली बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. लेट्स स्टार्ट विद द concept. According to dual aspect concept, every transaction has twofold effect or has a dual impact on the accounting records. Simple thing. First one, from the angle of benefit received, right? जब हम बेनिफिट रिसीव करते हैं उस एंगल से, और दूसरा देखें फ्रॉम द एंगल ऑफ बेनिफिट गिवन. तो ये तो पहले आ गया है ना, चैप्टर सेकंड में ड्यूअल इफेक्ट्स में हम सीख चुके हैं, राइट. कंसीडरेशन रिसीव्ड, कंसीडरेशन गिवन. तो वही जो बेनिफिट हमें हो रहा है वो रिसीव करते हैं, राइट, या फिर हम बेनिफिट देते हैं. सो ये इम्पैक्ट ड्यूअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आएगी. सीधा एग्जांपल यहाँ पर, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश. इन दिस ट्रांजेक्शन फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 इज रिसीव्ड एंड कैश ऑफ रुपीज 10,000 इज गिवन. सिंपली ये बहुत डिटेल में आपको मालूम है, राइट, कि फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट. ओके, तो बोथ आर रिलेटेड विद द रियल अकाउंट्स. एसेट कम्स इन एंड रियल एसेट के तौर पर कैश जा रही है. सो यहाँ बिजनेस से कैश जा रहा है. सो वी कैन से इजीली कि इस ट्रांजेक्शन में 10,000 का फर्नीचर आता है और कैश जा रही है. सो इफ फर्नीचर इज परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर कम्स इन एंड द इक्वल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज क्रिएटेड, दैट इज क्रेडिटेड, राइट, टू बी डिस्चार्ज इन फर्नीचर फ्यूचर. तो अगर हम यहाँ फर्नीचर परचेज करते हैं, फिर से एक बार, इफ फर्नीचर इज परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर कम्स इन एंड इक्वल अमाउंट दैट इज रुपीज 10,000 ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू बी डिस्चार्ज इन फ्यूचर. यानी यहाँ यू विल गेट द पर्टिकुलर बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्नीचर एट प्रेजेंट, बट यू आर पेइंग मनी इन फ्यूचर. यू विल पे द मनी इन फ्यूचर एक्चुअली, राइट. तो आपको पैसा देना ही है ना, आपका पेएबल्स क्रिएट हो रहा है, यानी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है. तो अभी तक तो हम लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे, तो जो भी सेलर होगा, राइट, मिस्टर एक्स फर्नीचर मार्ट जो भी लिखोगे आप, तो वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. तो फ्यूचर में हम उसको पैसे देंगे. तो यहाँ देखो, एवरी रिसीवर इज अ गिवर एंड एवरी गिवर इज अ रिसीवर. कीप इन माइंड दिस पॉइंट. मैंने पहले भी बोला था, ओसीएम चला तब भी हमने डिस्कस किया था कि हर एक प्रोड्यूसर खुद भी एक कस्टमर है. हर एक कस्टमर किसी ना किसी जगह कोई ना कोई तरीके से बिजनेसमैन बन जाता है जब वो बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेसमैन की बात करें तो वो कस्टमर है. तो एवरी यहाँ पर भी रिसीवर गिवर है, गिवर भी रिसीवर है. सो इन अवर एग्जाम्पल, अबो एग्जाम्पल, परचेज ऑफ फर्नीचर गेट्स, सिंपली परचेजर ऑफ फर्नीचर गेट्स फर्नीचर एंड गिव्स कैश. अदर है नाम देखे सेलर का, तो फर्नीचर दे रहा है और कैश मिल रहा है उसको. तो हमारी साइड पर मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ तो फर्नीचर ले रहा हूँ, कैश दे रहा हूँ. सामने वाला जो सेलर है मेरे लिए वो सेलर है, मेरे लिए वो क्रेडिटर है, तो वो मुझे फर्नीचर बेच रहा है और पैसे ले रहा है. तो देख लो, गिवर रिसीवर. सो सिंपली सेलर के लिए वो कैश आ रहा है. सो थस फॉर प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ड्यूअल इफेक्ट्स आर नेसेसरी. For recording these twofold effects in the books of accounts, accounting terminology of debit and credit are used. Already discussion was there in chapter 2. So the structure of accounting is based on the particular concept of duality. This concept of duality is totally there.
अकाउंटिंग इक्वेशन वी ऑलरेडी कंप्लीटेड इन चैप्टर नंबर 4, राइट, और बैलेंस शीट इक्वेशन, राइट, हम जो भी बोले उसको दोनों में से इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, जितनी एसेट्स होती है उतना ही आपका कैपिटल और लायबिलिटी होती है. सो थस टोटल डेबिट इफेक्ट्स एंड टोटल क्रेडिट इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस recorded in books of accounts and posted in the ledger accounts are always equal. हमने कर लिया है ये सब कुछ, आपको एक थियरी बेस पर समझाया जाता है. बाकी जनरल में एंट्री दी, उसको लेजर से पोस्टिंग किया, हमने सब्सिडरी में एंट्री दी, लेजर से पोस्टिंग किया, हमने कैश बुक में एंट्री दी, लेजर से पोस्टिंग किया, जनरल प्रॉपर में एंट्री दी, कैश बुक से हमने उसको लेजर पोस्टिंग से हमने उसको दे दिया. सो उसके बाद लास्ट में हमने बैलेंसिंग किया, बैलेंस निकला, उसका ट्रायल बैलेंस बनाया. तो ये सबको आपको जो एक सीक्वेंस में जा रहा था, एक स्टेजेस से स्टेप से हमने फिनिश कर लिया. सो एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द ईयर टाइम पीरियड दैट इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल. सो अकाउंटिंग सिस्टम इज डिजाइन सो एज टू रिकॉर्ड बोथ दिस इफेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन एंड इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. सही मायने में यही चीज़ है ना कि हम दोनों साइड इफेक्ट दे रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट्स. So it should be remembered that every transactions recorded in the accounts affects at least two items. So once you started to record the transactions, you have to give the minimum two amounts, right? And it will be one amount on the debit side, another amount on the credit side. So account will be created two. So जो भी आप अमाउंट क्रिएट, जो भी आप अकाउंट या अमाउंट लिखते हो वो दो साइड पर आएगी ना. So mostly these two items, debit and credit. Okay, so that is the thing under this one. Let's move to the other point. यहाँ पर जाएंगे अब. द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी आर नोन एज एन एसेट्स. जो भी हमारे रिसोर्सेज है कोई भी बिजनेस यूनिट के, कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म के, हम यहाँ एंटिटी बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, तो वो भी है, वो हमको एसेट्स उसका नाम देते हैं हम हमारे पर्टिकुलर यूज़ के लिए. सो द क्लेम्स ऑफ वेरियस पार्टीज अगेंस्ट दिस एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल एंड लायबिलिटीज. तो ये जो हमने एसेट्स परचेस की है तो हमने तो डायरेक्टली उसको बाय कैश तो परचेस नहीं की होगी. अब 5 करोड़ का मशीन होता है, हम कैसे उसको परचेस करेंगे कैश से? इफ़ वी आर कैपेबल देन एंड देन वी विल नॉट परचेस दैट वन, राइट, क्योंकि ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाएगा और वी हैव टू पे द हायर टैक्सेस. तो उसके हिसाब से हम तो ये क्या करते हैं, लोन पर लेते हैं. सो पार्टीज जो क्लेम करेगी ये एसेट्स पर, वो तो शायद लायबिलिटीज क्रिएट होगी वही करेंगे जिससे हमने परचेस किया. क्रेडिटर्स होंगे, राइट, हमने लोन लिया होगा वो भी क्लेम कर सकती है. तो दे आर द क्लेमर्स, द क्लेम्स ऑफ द वेरियस पार्टीज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर of the assets, that is liabilities, and some of the things that is related to the business owner, that is capital. So capital is the owner's claim against the assets of the business. Capital भी उनका claim है ना वो, because they are the investors, they invest the money, that's why the business starts. In case of proprietary firms, SP जिसको हम बोलते हैं, it is known as proprietors equity capital और proprietors equity, right? वो फ्यूचर में आएगा आपको, लेकिन अभी याद रखो proprietors कैपिटल. जो भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसका क्लेम होता है एसेट्स के ऊपर, राइट, वो प्रोप्राइटरी कैपिटल है. इन केस ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल. इट विल बी देयर चैप्टर 1 to 7 इन पार्ट 1 ऑफ स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी में आएगा. टोटली पार्टनर्स का है तो पार्टनर्स कैपिटल. इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज, कैपिटल और ओनर्स इक्विटी, ये भी आएगा आपका, हमने देखा है ओनर्स इक्विटी. सो इज ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है पूरे अलग अलग कैपिटल के नाम है जिसका क्लेम ओनर्स करते हैं, राइट, ऑन द पर्टिकुलर असेट्स. बिजनेस में उनका भी कोई हिस्सा होता है. तो याद रखना हर एक फर्म में, हमारा फॉर्म जो हमने डिसाइड किया था फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी हमने देखा था कि हर एक का SP, PF, राइट, हमको मालूम है नाम, आपको शॉर्ट भी, तो उसमें कौन से नाम से कैपिटल जाना जाता है, याद रखना है ये पूरा लिस्ट, राइट. So up to the shareholders fund in company level. So in short terms like capital, owners capital, that is owners fund, owners equity, net worth, shareholders fund, equity, proprietors capital, partners capital denote the claim of owners against the assets of enterprise. तो ये सब नाम इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं दिखे तो दैट इज कैपिटल. अब हम थोड़ा अपर लेवल पर जा रहे हैं, इस पर कैपिटल को ना बोलते हुए कई अलग अलग वर्ड्स आएंगे. कंपनी लेवल पर जाएंगे, पार्टनरशिप लेवल पर जाएंगे, राइट. सोल प्रोप्राइटर भूल जाओ अभी के लिए. तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो अब आगे बढ़ के पार्टनरशिप होगा, उसके बाद कंपनी आ जाएगा. तो इसमें अलग अलग नाम से सब जाना जाता है, ये सब कैपिटल है. इवन इक्विटी इज ऑल्सो नोन इक्विटी कैपिटल. इट इज by self or itself that it is one type of the capital. तो ये सब नाम है अलग अलग, तो उसको हमें याद रखना है. डिनोट द क्लेम ऑफ ओनर्स, राइट. ओनर्स का भी क्लेम है अगेंस्ट द एसेट्स. सो लायबिलिटीज आर द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, राइट. लायबिलिटी तो उनका क्लेम है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ हमें बेचा है. दैट इज एवरी वन अदर देन द ओनर्स.
इसके सिवाय जो भी है, ओनर्स के सिवाय जो भी एसेट्स पर क्लेम करते हो सब कोई क्रेडिटर्स बोले जाते हैं. सो दैट इज एवरी वन अदर देन द ओनर्स. सो अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, तो ओनर्स का जो भी है टोटल एसेट्स के ऊपर उनका जो भी शेयर होल्डर्स के तौर पर, या समझ लो कि सोल प्रोप्राइटर है तो ओनर्स के तौर पर, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स के फर्म पर, हर कंपनी लेवल है तो इक्विटी है, प्रॉपर्टी के, तो ये सब मिला के जो भी क्लेम होता है वो एसेट्स पर वो ओनर्स का है. और लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिटर्स, यानी समझ लो कि ओनर्स के सिवा बाकी जब भी कोई भी हमें कुछ देता है दैट इज क्रेडिटर. सिंस ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस are claimed by its creditors and owners and these claims cannot exceed the amount of assets. क्योंकि उनका क्लेम है ना, बिजनेसमैन खुद है और क्रेडिटर्स है, उनका क्लेम एसेट्स के ऊपर है तो उसके ज़्यादा तो होगा नहीं ना. अब आपने परचेस नहीं किया है और वो थोड़ी आपकी लायबिलिटी बन जाएगी. आपने पैसे दिए नहीं हो तो कैसे क्रिएट होगा. आपने पैसे दिए ही नहीं है तो एसेट तो है नहीं, यानी कि एसेट क्रिएट होता नहीं है. आपने कुछ परचेस नहीं किया तो क्रेडिटर्स कैसे क्रिएट होंगे, राइट. तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्टिकुलर क्रेडिटर्स, दोनों के सिवा कोई तीसरा क्लेम करने वाला नहीं है. तो इट कैन नॉट बी एक्सीड, क्लेम कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ एसेट्स विच वॉज टोटली टेकन बाय द क्रेडिटर्स और ओनर्स. सो द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन और द बैलेंस शीट इक्वेशन विल बी एज अंडर assets is equal to liabilities plus capital. Alternatively, accounting equation can be stated as A is equal to L plus C. तो where A is assets, L is liabilities, C is capital. तो हमें मालूम है A इज इक्वल टू सी प्लस एल भी हम बोलते हैं, एल प्लस सी भी, जो भी आप बोलो सही है. तो ये तो हमारा इक्वेशन है ना, ये तो हम समझ चुके हैं. तो इसी वजह से तो लास्ट में इक्वेशन बैलेंसिंग होता है ना, राइट. बोथ आर सेम. लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट. अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी ऑफ अटमोस्ट यूज इन द अंडरस्टैंडिंग, राइट, द एंटायर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. तो ये तो बहुत ज़रूरी है. जब हम इसकी बात करें तब ए इज इक्वल टू सी प्लस एल आएगा, जब हम बात करेंगे. तो दिस फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन utmost use, right, understanding. So this equation is not only helpful in understanding the total dual aspects of any transaction, अगर ड्यूअल एस्पेक्ट को समझने के लिए नहीं है, बट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, राइट. तो ये तो से आपको मालूम कि एंड ऑफ द ईयर तो दोनों बैलेंस होने ही वाले, डेबिट क्रेडिट किया तभी वो बैलेंस हुए ना, आइडेंटिकल, राइट. लेकिन एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं. व्हेन प्रोप्राइटर ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ ₹10,000 बाय कैश इन बिजनेस नेम एज राधिका. अरे बिजनेसमैन जो है राधिका है, खुद बिजनेसमैन ओनर है, तो वो कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. तो बिजनेस कैश ₹10,000 विच इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट बाय 10,000. तो यहाँ याद रखो कि एज पर अवर रूल कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू द नेम ऑफ द गिवर. पैसा आ रहा है तो नेम ऑफ द गिवर, नेम ऑफ द गिवर आपके सामने है ओनर, तो ओनर का नाम हम लिखते नहीं है राधिका, तो लिखेंगे हम कैपिटल. तो कैश टू कैपिटल ये लिखा. अच्छा, सो कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000 डेबिटेड टू कैश एंड क्रेडिटेड बाय. सो द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म विल बी अपीयर एज अंडर. अब यहाँ बैलेंस शीट है, एक्चुअली आपके लिए नया है, सिर्फ देख लो कि बैलेंस शीट ऑफ राधिका कॉर्पोरेशन, कैपिटल लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड, राइट, एसेट्स राइट हैंड साइड. अब देखो कैपिटल हमारा कितना है 10,000 है, लायबिलिटी तो हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ बता ही नहीं है, फिक्स एसेट नहीं है हमारे पास, करंट एसेट्स में हमारे पास कैश है 10,000, तो दोनों साइड सेम हो गए. अब यही कैपिटल से हम कुछ करेंगे, राइट, तो बढ़ने वाला है, मीन्स कुछ लायबिलिटीज समझ लो यहाँ ये पैसे जो हमारे एसेट्स में हैं, ओके. सिंपली अगर उससे हमने कुछ परचेस किया, कुछ ना कुछ थिंग, कोई एसेट परचेस की, तो यहाँ आ जाएगा. अब एसेट में पूरे पैसे नहीं दिए हैं तो बाकी के पैसे देने हैं तो लायबिलिटी में आ जाएगा. तो ये घूमता रहेगा पूरे साल तक, राइट, ये घूमता रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द ईयर तो ये सेम ही आएगा, ओके. जब आएगा तो हम उसको डिटेल में देखेंगे. सो द इफेक्ट ऑफ द अबव स्टेटेड ट्रांजेक्शन इज दैट असेट विच कैश इंक्रीजेस कैपिटल डिक्रीजेस. आपने देखा कैश कम्स इन, कैश इंक्रीज हुआ, राइट, ओनर इज द गिवर, ओके. तो सिंपली यहाँ कैश आ रहा है, गिवर द ओनर, ओके. तो कैश बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है. अब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं. अब ए इज इक्वल टू सी प्लस एल में हमने देखा था, आपने भी याद है आपको कि एसेट भी बढ़ रहा है और सामने कैपिटल भी बढ़ रहा है, वो साथ में चला जाता है ऑलवेज, वो याद रखना. तो यहाँ तो दोनों इंक्रीज हो रहा है. ऑल्टरनेटिव वी कैन से दैट कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, रिपीटेटिव थिंग्स आर देयर. Now, we should remember that debit is that portion of transaction that accounts for increase in the assets or expense and decrease in the liabilities, capital or income. तो जब डेबिट वर्ड आता है तो हम तो क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो यहाँ पर वो तीन चीज़ याद रखो आप
कि डेबिट पोर्शन जो होता है ट्रांजैक्शन का वो अकाउंट में क्या करता है, तो वो एसेट इंक्रीज करता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट कम्स इन, तो एसेट इंक्रीज हो गई। एक्सपेंस आता है तो वो डेबिट होता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। दूसरी बात, डिक्रीज क्या करता है, जब भी ये डेबिट होता है तब तो लायबिलिटीज डिक्रीज करता है, isn't it? It is decreasing, right? कैपिटल और इनकम डिक्रीज करता है, यस। सो डिक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम। इनकम कैसे डिक्रीज करता है, तो कैपिटल और इनकम, जब आपने देखा होगा कैपिटल वो ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, वहाँ कैपिटल और इनकम साथ में जा रहा है, तो इनकम टोटली कैपिटल में ही ऐड होता है ना, तो या कैपिटल कम होता है या इनकम कम होता है, राइट। सो ये डिक्रीज होगा अगर हम कुछ पेमेंट करते हैं तो। सो इन अबव स्टेटेड ट्रांजेक्शन डेबिट इज वन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन कैश, कैश कम्स इन, तो कैश बढ़ रहा है। दूसरी बात, सिमिलरली वी शुड क्रेडिट, राइट, तो वी आर रिमेंबरिंग द वर्ड क्रेडिट, दैट इज पोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट अकाउंट्स फॉर डिक्रीज इन एसेट और एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो ये तो अलग बात हो गई, ऊपर भी हमने देखा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, राइट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट बिकॉज कैश जाएगा, राइट, फर्नीचर बेचेंगे, कुछ भी। एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, है, तो कई बार ऐसा होता है एक्सपेंस हम पे कैश से कर रहे हैं, राइट, लेकिन सामने जो भी पेमेंट होता है हमारे कैश से होता है। तो ये जब क्रेडिट, द वर्ड क्रेडिट आता है, इट इज़ फॉर डिक्रीज इन एसेट और एक्सपेंस। तो हम तो एक्सपेंस डिक्रीज कर रहे हैं ना, बिकॉज वी आर पेइंग दैट अमाउंट। और इंक्रीज क्या कर रहे हैं, लायबिलिटीज, बिकॉज वी आर गेटिंग द बेनिफिट, कैपिटल इनकम, उसको इंक्रीज करेंगे, वो क्रेडिट होता है। तो ये रूल पहले से आता है, वही है, यहाँ थोड़ा वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपके सामने अलग है। सो इन अबव स्टेटेड ट्रांजेक्शन क्रेडिट इज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल। तो यहाँ इंक्रीज कैश हुआ, यहाँ इंक्रीज कैपिटल हुआ, बिकॉज यहाँ कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल इनकम इंक्रीज हो रहा है इसलिए। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये जो हम चला रहे हैं वो इज वन ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत जरूरी है, मास्टरिंग आर्ट यहाँ पर ही है। टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और जर्नल एंट्रीज इजीली विद दिस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वन में रिमेंबर ओनली वन थिंग एंड द रेस्ट वुड फॉलो एज कोरोलरी। सिंपली वी कैन से दैट कि जब भी ड्यूअल एस्पेक्ट का बात आता है तो आपको सब कुछ आता ही है, तभी ये ड्यूअल एस्पेक्ट हुआ है ना। ड्यूअल एस्पेक्ट की शुरुआत ही हमने की थी, वहाँ से हमने शुरुआत की थी एक्चुअली, ओके। सो जब भी रेस्ट वुड आप फॉलो एज कोरोलरी, तो जहाँ पर कोई एक चीज़ आपको मालूम पड़ जाती है उसके ऊपर ही दूसरी चीज़ डिपेंड होती है। आपको मालूम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों साथ में नहीं आएगा, लेकिन कहीं जगह तो डेबिट जो रिसीवर हुआ है वो गिवर भी होगा, जो गिवर है वो रिसीवर भी होगा, राइट। कोई आपके लिए एक्सपेंस है, किसी लिए इनकम है, किसी के लिए इनकम है, आपके लिए एक्सपेंस है, वाइस वर्सा, वॉटएवर, राइट। तो ये सब कुछ साथ में जाता है, ओके। सो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि ड्यूअल एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, और वो एक चीज़ है, साथ में बाकी जो सब है वो उसको फॉलो करने वाले। सो रिमेंबर दैट इंक्रीज इन एसेट मीन्स डेबिट और ए प्लस। ए प्लस क्या है, इजीली ए प्लस दैट इज यहाँ आ रहा है, दिखते, राइट। तो एसेट मीन्स डेबिट दैट इज ए प्लस, यानी इंक्रीज बोल सकते हैं, ऐड होता है उसमें। नाउ एज अ कोरोलरी टू दिस, डिक्रीज इन एसेट मीन्स क्रेडिट, यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट, यानी इंक्रीज इन कैपिटल मीन्स क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स डेबिट एंड डिक्रीज इन कैपिटल मीन्स डेबिट। तो ये पूरा देख लो, ये पूरा एक माहौल जो क्रिएट हो रहा है चैप्टर 4 का, यहाँ पर आपको उससे तो यही मालूम पड़ ही रहा है कि जो हम सीखे वो रिपीट ही हो रहा है, राइट। जब भी आप एसेट बढ़ रहा है, राइट, तो एसेट कम्स इन, डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगी, उसके साथ जाएंगे तो एसेट में डिक्रीज इन एसेट मीन्स क्रेडिट, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट करो। अच्छा, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी इंक्रीज, सी इंक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट। अच्छा, इंक्रीज इन कैपिटल मीन्स क्रेडिट बिकॉज ऑलवेज इट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स डेबिट बिकॉज द पर्सन फ्रॉम हुम वी परचेज हिज अकाउंट और हर अकाउंट विल बी डेबिटेड, कोई भी बैंक भी ले लो तो भी। और डिक्रीज इन कैपिटल मीन्स डेबिट, ड्राइंग के हिसाब से हम देखते हैं। तो ये सब कुछ एक साथ चलता है। सो ये ट्रांजेक्शन में हमने देखा ऊपर वाले में कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी, कैश विच इज एन एसेट इंक्रीजेस एंड हैंस कैश इज डेबिटेड एंड कैपिटल इंक्रीजेस एंड कैपिटल इज क्रेडिटेड। दोनों में इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। आगे यहाँ के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हमारे पास है। ईच ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स और इफेक्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट. This can be also understood by the following example. If business acquires
एसेट इट मस्ट बी रिजल्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर बिजनेस कुछ कोई ना कोई छोटी बड़ी एसेट एक्वायर करता है तो क्या रिजल्ट आता है? पहला, डिक्रीज इन सम अदर एसेट, फॉर एग्जांपल परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो अगर हमने कोई एक परचेस किया है एसेट, तो सिंपल थिंग है कि वो एसेट तो बढ़ रहा है लेकिन वो कोई अदर एसेट भी कम हो रहा है ना, कैसे? तो कैश से परचेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। सो इन दिस केस एसेट विच मशीनरी इंक्रीजेस, अनदर एसेट दैट इज कैश डिक्रीजेस, राइट। दूसरा है इंक्रीज इन लायबिलिटी बिकॉज वी आर परचेसिंग ऑन क्रेडिट। सी इफ एसेट इज अक्वायर्ड ऑन क्रेडिट द ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट देयरऑफ विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो एसेट बढ़ रहा है, सामने लायबिलिटी बढ़ रही है, राइट। मैंने बोला कि ये ए इज इक्वल टू सी प्लस एल के साथ ही जाएगा। यहाँ दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ लायबिलिटी भी बढ़ रही है और एसेट भी बढ़ रही है। ओके, सो अगर आप सिंपली कोई भी पेमेंट करने वाले हो ऑन दी स्पॉट कैश पे करते हो तो कट ही होगा ना, मीन्स इंक्रीज होगा। तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, यहाँ दोनों बढ़ रहे हैं, यस इंक्रीजिंग। अच्छा, थर्ड वर्ड इंक्रीज इन कैपिटल। कैसे? इफ ओनर हैज़ ब्रॉट पर्सनल एसेट इनटू द बिजनेस तो कैपिटल बढ़ेगा ना, बिकॉज ओनर इज कमिंग विद द एसेट, ओनर इज कमिंग विद द पर्टिकुलर कैश, ओनर इज कमिंग विद द समटाइम फर्नीचर, ओन फर्नीचर लेके आते हैं। तो यहाँ पर भी देखो तो कोई एसेट कम हुई, लायबिलिटी बढ़ी और कैपिटल भी बढ़ा। सो फॉलोइंग आर सम इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये तीन चीज़ें याद रखना, ये वाला। नाउ सम ऑफ द इलस्ट्रेशन जिसके हिसाब से हमें चलना है ये चैप्टर में। When goods costing ₹5,000 is sold for ₹7,000 for cash, राइट। ट्रांजेक्शन कई बार आ गया है, ये टोटली ट्रांजेक्शन हमारा जो हमारा जनरल प्रॉपर है उसमें से ही लिया हुआ है, याद रखना। When goods costing ₹5,000 is sold for ₹7,000 for cash, so the effect of this transaction will be reduction in asset or inventory by ₹5,000 because see goods costing 5,000 हमने बेचा 7,000 में कैश से, तो कैश कम्स इन गुड्स गोज आउट। सो यहाँ पर क्या हुआ? एसेट कम हो रहा है, इन्वेंटरी स्टॉक कम हो रहा है ना, बिकॉज वी आर सेलिंग द गुड्स, बट कैश बढ़ रहा है। देखो इंक्रीज इन कैश ₹7,000, तो 5,000 के गुड्स जा रहे हैं, 7,000 के पैसे आ रहे हैं। तो इंक्रीज इन कैपिटल बाय 2,000 क्योंकि 2,000 का तो हमें फ़ायदा हो रहा है ना, 5 के गुड्स साथ में जा रहे हैं। ये एक्चुअली चैप्टर 4 में आ गया है, राइट, आपने देखा भी था, हाँ, इज इक्वल टू सी प्लस एल में। तो 2,000 कहाँ जाएगा? इनकम जनरेशन यानी प्रॉफिट में जाएगा। सो दिस बीइंग प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स। सो थस ओवरऑल net effect or twofold effect is that capital increased by ₹2,000 and asset increased by ₹2,000, 7,000 minus 5,000, सिंपल। तो यहाँ पर हम गुड्स बेच रहे हैं, उसका बेनिफिट हो रहा है, गुड्स कम हो रहे हैं, राइट। सामने गुड्स कम हो रहे हैं यानी हमारी एसेट कम हो रही है, राइट। गुड्स कम हो रहे हैं यानी वन टाइप ऑफ दी गुड्स गोज आउट, राइट। गुड्स एसेट या कुछ भी आप बोलो, यहाँ गुड्स कम हो रहा है, सामने हमारी एसेट कैश बढ़ रहा है, टोटल बेनिफिट भी बढ़ रहा है। तो 2,000 का बेनिफिट मिलता है, सामने हमारा एसेट्स भी 2,000 से बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, व्हेन गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 इज परचेज ऑन क्रेडिट द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन विल बी इंक्रीज इन स्टॉक और इन्वेंटरी और एसेट बाय ₹4,000। तो यहाँ गुड्स कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं, परचेज हो रहा है, हमारी एसेट बढ़ रही है। एंड ऑल्सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स फॉर लायबिलिटी ऑफ 4,000 बिकॉज हमने पे किया है मनी, सॉरी हमने पे नहीं किया है मनी, हम पे करेंगे इन फ्यूचर, तो लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। सो वी कैन से ओवरऑल इफेक्ट और टूफोल्ड इफेक्ट इज दैट एसेट इंक्रीज बाय 4,000 एंड लायबिलिटी इंक्रीज बाय 4,000। जो हमने ऊपर देखा वही चीज़ यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास है। नेक्स्ट वन, व्हेन लोन ऑफ ₹10,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेंड बाय चेक, चेक से हमने उससे लोन के पैसे लिए, राइट। तो सिंपल थिंग है ना, बैंक इज द रिसीवर एंड गिवर नेम में लोन आएगा। तो इफेक्ट क्या आएगा उसका? टूफोल्ड इफेक्ट देखेंगे तो एसेट दैट इज बैंक बैलेंस इंक्रीजेस बाय ₹10,000 एंड लायबिलिटी दैट इज लोन फ्रॉम फ्रेंड इंक्रीजेस 10,000। तो यहाँ एक साथ देखो आप, हमारी एसेट बढ़ रही है, सम लायबिलिटी भी बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट वन, व्हेन सैलरी ऑफ 8,000 इज पेड बाय कैश, एक्सपेंस है, राइट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। सो इज बीइंग एन एक्सपेंस इंक्रीज इज द लॉस और रिड्यूस इज द प्रॉफिट। तो जो हमने 2,000 कमाए थे, समझ लो हमने आगे के एग्जांपल में पैसे ही कई पैसे हमने कमाए, वैसे ही पैसों में से हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक्सपेंस पे कर रहे हैं, एक्सपेंस के पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इज द लॉस और रिड्यूस इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट कम हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा बाय डिफॉल्ट। ये सिंपल थिंग है। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है दैट मीन्स आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, एंड थस रिड्यूसिंग द कैपिटल बाय ₹2,000। तो पैसे कहाँ से आएंगे? प्रॉफिट में से ही आएंगे ना, यानी आपका जो भी जमा हुआ रकम है उसमें से ही पैसे आपको देने हैं ना। तो कैपिटल रिड्यूसिस 8,000। सो द सेकंड इफेक्ट इज इट रिड्यूसिस कैश बाय ₹8,000। यहाँ कैपिटल लिखते हो,
ओके, कैश भी जा रहा है, ये तो एक हो गया ना पेमेंट किया एक्सपेंस का। तो दूसरा कैश गोज आउट। सो थस द टू फोल्ड इफेक्ट इज डिक्रीज इन कैपिटल बाय ₹8,000 एंड डिक्रीज इन एसेट बाय ₹8,000। सिंपल। तो ये ड्यूअल इफेक्ट है, घूम फिर के डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के तौर पर हम आगे जाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट, एंड डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। यही हमको फॉलो करना है, PRN, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल। अच्छा, यहाँ ये भी याद रखना है कि प्रॉफिट होता है तो किस में पैसा जमा होता है, राइट, लॉस होता है तो कहाँ से जाता है, एक्सपेंस है तो पैसे कहाँ से कम होंगे, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, अदर कॉन्सेप्ट, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस। तो मैच करो कॉस्ट रेवेन्यू के साथ फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। कॉस्ट जितना भी होता है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, 1 ईयर, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, एंड जो भी हम क्वार्टरली करें दैट टाइम पीरियड, इट शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू। जो आपकी इनकम से उससे मैच होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मैच होगा, क्योंकि इनकम होगी तो ही आपने एक्सपेंस किए होगा ना। अच्छा, एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो कैपिटल में से पैसे जाएंगे, तो ये दोनों मैच होना जरूरी है। नेक्स्ट वन, रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस वन, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच इट इज अर्नड, इरिस्पेक्टिवली ऑफ फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ रियलाइजेशन होना चाहिए जब हम उसको बेनिफिट उसका लेते, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और रियलाइज, ओके, जब इसको हम ऑन कर रहे हैं। वो आगे कॉन्सेप्ट में हमने देख लिया है। थर्ड वन, वेरिफिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस वन, देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। वाउचर से ही शुरुआत किया था वो स्टेप में, तो आपको मालूम है कि वो कैसे एज पर दी वेरिफिएबिलिटी चलेगा, ओके। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए, तभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ दी आवर थियरी पोर्शन, ओके। टोटल हमने 11 कॉन्सेप्ट अलग अलग लिए, उसके बाद ये 3 भी थोड़े सपोर्टिव में थे, और दूसरे 3 जो 12, 13, 14 जो हमारे सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली ओवरऑल सिलेबस में ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वो नेक्स्ट पेज पर है, मैं दे रहा हूँ आपको। लेकिन तभी तक ये 11 कॉन्सेप्ट के इलस्ट्रेशन जो हमने अंदर दिए वो देख लो, और आगे हम जा रहे हैं यहाँ ये इलस्ट्रेशन पर जा रहे हैं 1 by 1। टोटल 15 या 16 अलग अलग इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, वो देखेंगे, ओके। इसके बेस पर आपको एक्सरसाइज लिखना है, कीप इन माइंड, इसके बेस पर ही आपको एक्सरसाइज लिखना है, ओके। Let's start with the illustration. State the name of the accounting principle, concept or convention which is followed in the practices or statements given below. तो ये जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमें देखना है कि इस पर कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा कन्वेंशन, कौन सा प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होता है। इन एग्जामिनेशन आप सिर्फ उसका नाम लिखोगे चलेगा, राइट। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ, अगर मैंने बोला है, अगर आपको मेंशन किया हुआ है, राइट, कि यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू गिव द डिटेल, तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है, अदरवाइज डायरेक्टली। लेट्स सी, बिकॉज यहाँ पर स्टेटमेंट आते हैं, उसके हिसाब से आपको उसका कॉन्सेप्ट का नाम लिखना होता है। यहाँ स्टेटमेंट है, देख लो। पहला, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एज ऑन 31 March 2016 इज ₹5 lakhs एंड डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज ₹4 lakhs ऑन दिस डेट। तो इन दिस केस फिक्स एसेट्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट at ₹4 lakhs on 31 March 2016 and not at ₹5 lakhs, राइट। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट का नाम देना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं, ये ऑलरेडी इलस्ट्रेशन आ गया है कि 5 लाख का हमारे पास एसेट है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू 4 लाख है, यानी उसमें से हमने 1 लाख कट किया बिकॉज उसका यूज़ किया इसकी वजह से। सो फिक्स एसेट कौन से भाव से लिखी जाएगी, तो लिखा है 4 लाख से। तो ये क्यों होता है, 5 लाख से क्यों नहीं लिखते? तो आपको मालूम कि हम उसको बेचने के लिए परचेस नहीं करते, दैट्स वाई वी विल रोट डाउन और वी विल रोट द 4 लाख। सो दिट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये दिमाग में रख लो। हाँ डियर स्टूडेंट, सेकंड वन, यूजुअली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर इज नॉट मेड। हम डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स देखते हैं, राइट, वो आएगा, लेकिन ये डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स नहीं आता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कीप इन माइंड, इट्स अ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। द रीज़न इज देयर कि क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने हैं, वो हमें गुड्स देंगे तब। अब गुड्स उन्होंने दे दी है, पैसे हम कब देंगे वो फिक्स नहीं है, डेटर्स का मामला है हमारे तरफ से। दैट्स वाई कीप इन माइंड के प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व क्रेडिटर्स पर नहीं लगता, उसके पीछे जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस आता है दैट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। थर्ड वन, प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेटर्स।
बिकॉज हमें मालूम है कि सम ऑफ द परसेंटेजेस में बी नॉट एबल टू पे द अमाउंट। ये हम सिर्फ डाउटफुल डेब्ट्स के हिसाब से चलते हैं, डाउटफुल डेटर्स के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर भी हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कौन से लोग राइट हमें पैसे नहीं देने वाले, राइट इन द टाइम पीरियड दैट इज़ पर्टिकुलर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर। लेकिन एक साल में हमको पिक्चर मालूम पड़ जाता है कि पैसे नहीं आ रहे, तो शायद हमको 1 साल चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे, लेकिन उसके बाद तो हमें उनको पैसे उनसे लेने ही पड़ेंगे, दैट इज सही। तो उसके हिसाब से चलते हैं। डिटेल स्टडीज आर देयर और हमने कर भी लिया है। फोर्थ वन, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये भी हमने डिटेल किया था, राइट उसके हिसाब से जाओ तो यहाँ आप लिख सकते हो प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, राइट क्योंकि उसको हम ज़्यादा नहीं लेंगे, वही लेंगे जो कम है, उसमें उसका रीज़न भी देखा था। फिफ्थ वन, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इज रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स इवन इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द अमाउंट इज नॉट येट रिसीव्ड इन कैश। तो जो भी हमने सेल्स किया है उसका जो पर्टिकुलर अमाउंट है, राइट वो हमने क्रेडिट पर सेल्स किया, लेकिन जो भी इनकम उससे जनरेट हो रही है उसको हमने लिख दिया है अभी से, लेकिन उसके नाम से नहीं लिखा है, यानी कैश कम्स नहीं लिखा है। यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आएगा अक्रूअल, राइट वो याद रखो, क्योंकि इनकम जनरेट हो गया है ऐसा हम समझ लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब राइट वो करते हुए डेटर्स आ जाते हैं जो हमें पैसे नहीं देते, तो फिर हमें कंजर्वेटिज्म में मूव होना पड़ता है। ओके सो उसको हमें ध्यान पर लेके चलना पड़ता है। सो मे भी जो भी रेवेन्यू होगी वो उनसे मिलने ही वाली है, ऐसा समझकर हम उनको यहाँ अक्रूअल में डाल देते हैं। क्रेडिटर्स की बात थी जब यहाँ डिस्काउंट की, तब भी हमने आगे उसका डिस्कशन किया, तब भी दिखा था कि वो प्रॉबेबल चीज़ है, राइट उनसे हम पैसे देंगे, जो टाइम पे आएंगे हम उसको देंगे, तो वो एक पर्टिकुलर एंटिसिपेटेड लॉस या प्रॉफिट के हिसाब से जा रहा है, इसलिए। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ऑफ बिजनेस आर शोन इन बैलेंस शीट एट देयर डेप्रिशिएटेड वैल्यू, यानी कट करके जो भी 10%, 5%, 15% है वो कट करके लेंगे, एंड नॉट एट देयर रियलाइजेबल वैल्यूज़। तो हम हमेशा उसको डिडक्शन बेस पर ही लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? गोइंग कंसर्न, आपको मालूम है, बिकॉज बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, उसको हम बेचने वाले नहीं हैं, राइट उसके हिसाब से ही हम इसको यहाँ लिखते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। 7th, पार्टनरशिप फर्म गिव्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इफ़ इट इज़ सो अग्रीड। ये भी डिस्कस किया था, क्योंकि पार्टनर होता है जो खुद पैसे लेके आता है तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और खुद जब पैसे लेता है बिजनेस तो उसको सामने इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दोनों तरफ इंटरेस्ट रिसीव भी करता है और इंटरेस्ट देता भी है। तो ये एक पर्टिकुलर राइट हमारे जो बिजनेस के रिलेटेड पॉइंट है उसमें हम ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे कंसीडर होना चाहिए, दैट इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंटिटी। ओके सो उसके बेस पर हम आगे चलते हैं, राइट। 8.1, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, सो दैट इज पीरियोडिसिटी, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ पीरियोडिसिटी। टाइम पीरियड है 12 मंथ्स का, तो इट इज़ बेस्ड ऑन दैट 1 ईयर, सो इट इज़ फॉर स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट वन, 9th one, no accounting entry is passed in the books of accounts for resignation of an efficient plant manager of a firm even if this event will be adversely affect production of the firm, है यानी जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो पूरी तरह से मेहनत करके काम करके हमें एक टॉप पर ले गया है, फिर भी वो उसका रेजिग्नेशन माइंड नहीं रखता है, राइट उसकी इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ती, एडवर्स इफेक्ट शायद प्रोडक्शन पर पड़ेगी, है लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, वो भी याद कर लेना, क्योंकि ये डिटेल्स आ रहे हैं हमेशा, और ऐसा होता ही है कि व्हेन द पर्सन इज वर्किंग इन अ गुड मैनर दो ही इज रिजाइनिंग, द इफेक्ट विल बी देयर ऑन दैट वन, यस वी कैन से देयर विल बी इफेक्ट ऑन द आवर बिजनेस, राइट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज कीप इन माइंड, राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही मायने में यही इंपॉर्टेंट है, राइट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, राइट याद रखना। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पैसों से उनकी तुलना नहीं करते, तो ये हमें तो यहाँ सिर्फ इतना बता रहे कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ स्टेट करना जरूरी है, लेकिन एंट्री तो नहीं देते। ओके आगे 10th वन, इन एडिशन टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन लिस्टेड शेयर्स, ओके हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, द मार्केट वैल्यू देयरऑफ इज ऑल्सो शोन एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसकी मार्केट वैल्यू हम लिखते हैं इनटू ब्रैकेट, आएगा आपका जो नेक्स्ट 5th चैप्टर इसके पहले का जो है उसमें वहाँ मार्केट वैल्यू भी आएगा। तो यहाँ वो लिखते हैं बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड शेयर, मार्केट वैल्यू देयरऑफ इज ऑल्सो शोन एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनटू ब्रैकेट हम लिखते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर हम उसको सोचते हैं कि फुल डिस्क्लोजर,
कॉन्सेप्ट, हमें सब कुछ बता रहे हैं, कुछ छुपाना नहीं है, मैंने बोला था। तो फुल डिस्क्लोजर है, इसलिए हम बता रहे हैं कि इसका मार्केट वैल्यू ऐसा है। अब अभी तक हम आज उसको बेचे तो हमें इतने पैसे मिलेंगे। 11,000 के शेयर है हमारे पास कॉस्ट वैल्यू के, लेकिन आज बेचे तो हमको 16,000 मिलते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट वन 11, एंटायर एक्सपेंस ऑफ अ बॉल पेन refill purchase for ₹5 on 25th of March 2016 is debited to stationery expense, isn't it? Yes, we are debiting that one, right? Expense stationery करके on date of purchase itself, even if only about a half of this refill is used by 31st March 2016। तो ये क्यों करते हैं भाई? ये तो रिफिल जैसी चीज़ है ना, राइट? और उसको तो हम शायद एक्सपेंस में ही डाल दिया, तो फिर हाफ क्यों नहीं लिखते, राइट? तो रीज़न सिंपल थिंग है ना, हम उसको इसीलिए नहीं लिखते कि मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होता है, राइट? उसको डिटेल में स्टडी किया है, वो भी आपको मालूम है। तो पूरे का पूरा हम नेक्स्ट ईयर ले ही जाते। अगर 5 लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। तो उसको यूज़ करना ही ऐसा समझ कर, राइट? नेक्स्ट वन 12th, as far as possible same method of providing depreciation should be followed year after year, right? तो एक ही मेथड से हमें डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है, और उसका मैंने नाम भी दिया था, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन। तो कोई भी एक मेथड यूज़ करो। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? कंसिस्टेंसी का, वो रहना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये नाम बोल रहा हूँ, आपको लिखना है ये नाम। 13, मंगल कॉर्पोरेशन परचेज अ कार ऑफ ₹5 lakhs and this was the last piece available with the seller, and now there are buyers ready to pay even ₹7 lakhs for this car। तो मंगल तो गया परचेस करने के लिए सेलर के पास, राइट? तो सिंपल है, उन्होंने परचेस कर लिया 5 लाख में, और ये लास्ट पीस था, लेकिन 7 लाख का भी बंदा खड़ा है जो कार देने के लिए तैयार है। तो ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, ओनर ऑफ द car, that is Mangal Corporation, wants to record this transaction of purchase of car at ₹7 lakh even though the car is actually purchased for ₹5 lakh। तो is it possible? नहीं, जो ओनर है उसने 5 लाख में बेच दिया, भले 7 लाख में बंदा खड़ा है, राइट? मंगल कॉर्पोरेशन ने 5 में खरीदा, उसको 5 में लिखना पड़ेगा, लेकिन उसको 7 में लिखना है, राइट? However, the accountant of the firm has argued that based on generally accepted accounting principle (GAAPs), this transaction has to be recorded only at ₹5 lakh and it cannot be recorded at ₹7 lakh। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इजी है ना, सिंपली कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, जो कॉस्ट हुआ है वही लिखेंगे ना, ज़्यादा क्यों लिखेंगे? ओके, तो यहाँ पर ये आपको मालूम करना पड़ेगा। कई बार 2 कॉन्सेप्ट साथ में ही आते हैं, जैसे 5th वन हमने देखा था, राइट? अक्रूवल भी आएगा उसमें कि जो पर्टिकुलर सेल्स हमने किया था, वो पार्टी जो है लायबल है, उसको हम पे करेंगे, तो उसमें कंजर्वेटिज्म भी आता है, अक्रूवल भी आता है, ऐसे कई 2 साथ में चलते हैं। यहाँ याद रखो कॉस्ट है। लास्ट वन है ABC कॉर्पोरेशन रिसीव्ड फ्री सैंपल्स ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम अ सप्लायर। मुफ्त में मिले गुड्स, बट ABC कॉर्पोरेशन डिड नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन इट्स बुक ऑफ अकाउंट इवन दो इट इज़ रिसीव्ड दैट गुड्स। तो ABC कॉर्पोरेशन ने फ्री सैंपल में गुड्स रिसीव किए 5,000 के, राइट? और वो रिकॉर्ड करना नहीं चाहता। अब आपको मालूम है कि व्हेन यू आर रिसीविंग द गुड्स ऑन रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, उसको हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हैं। सो सिंपल है ना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, क्योंकि नो कॉस्ट नो ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, तो नॉट बी रिकॉर्डेड इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉस्ट। पैसा तो है नहीं तो क्यों रिकॉर्ड करें, है? स्टडी समथिंग। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी 14 डिफरेंट टाइप ऑफ दी स्टेटमेंट। उसका आंसर भी आपके सामने हमने 1 बाय 1 सबको डिस्कस किया भी है, सारा का सारा क्यों कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है वो भी हमने बताया। तो दैट इज द थिंग क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 में दूसरा भाग, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये सिंपली MCQs ही है, हमें इसको फॉलो करना है, आपको नाम देना है कौन सा सही है कौन सा गलत, मीन्स कौन सा सही है। लेट्स स्टार्ट विद द B। डैश कंसेप्ट सजेस्ट दैट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शुड नॉट बी चेंज ईयर आफ्टर ईयर। ये सब रिपीट है, आगे भी आगे फिर से आ रहा है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सजेस्ट करता है कि हर बार आपको जो भी आपकी कॉस्ट है, राइट, स्टॉक की, उसको बारी बारी नहीं बदलना चाहिए, विच एवर इज लेस को ही रखना है। दैट इज रिलेटेड विद कंसिस्टेंसी। C, फिक्स एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। कौन से पर्टिकुलर प्रिंसिपल को साथ में लेके फिक्स एसेट डेप्रिशिएट किए जाते हैं, राइट? दैट इज गोइंग कंसर्न, ये भी हमने देखा है।
तो यहाँ आपको सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, डिटेल आपके पास है ही ऑलरेडी, हमने सब कुछ डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से किया है। बेस्ड ऑन डैश कॉन्सेप्ट प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो हमने पे नहीं की है, राइट, फॉर द मंथ ऑफ द मार्च, अप्रैल आ रहा है तो ये पे करनी पड़ती लेकिन नहीं की है, तो इज मेड इन द मंथ ऑफ मार्च वाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स इवन दो द सैलरी फॉर दैट मंथ इज एक्चुअली पेड इन अप्रैल नेक्स्ट, वो भी हमने डिस्कस किया था, राइट, पेड इन अप्रैल, मार्च सैलरी पेड इन अप्रैल, हमको ऑन दिस स्पॉट तो सैलरी खत्म हुई, महीना खत्म होने के बाद मिलता नहीं है 31 को, तो नेक्स्ट मंथ का, लेकिन हमको मार्च में मिल जाता है, राइट। सो अच्छा है ना, उसको हम एंट्री करते हैं। अच्छा चलो सैलरी बाद में मिला लेकिन उसकी एंट्री हम कर देते। कौन सा कॉन्सेप्ट है? दैट इज अक्रूवल, राइट, यू कैन से इट्स अ सिंपल थिंग। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट अमाउंट पेड फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ड्राइंग, राइट, ऑफ द प्रोपराइटर फ्रॉम द फर्म इज डेबिटेड बाय फर्म टू द ड्राइंग अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर, राइट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर? दैट इज द कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटिंग एंटिटी, जो कि ओनर है ना, ओके। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिफ्थ वन, बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट नो अकाउंटिंग एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टीम ऑफ सिंसियर ऑनेस्ट हार्डवर्किंग एंड एफिशिएंट एम्प्लॉइज विद द फर्म, उनको हम नहीं लिखते, ओके। सच मनी मेजरमेंट, उसको मनी में हम कन्वर्ट नहीं करते, यानी पैसे नहीं मिले, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, MMC। सिक्स वन, बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड, वो फिफ्थ में आप देखेंगे, राइट, दैट इज पीरियोडिसिटी, टाइम के हिसाब से हमको बनाना पड़ता है एवरी ईयर। सेवंथ वन, वेन एवर देर इज चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन द इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज ऑन द प्रॉफिट और लॉस एंड इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। तो ये याद रखो कि जब डेप्रिसिएशन का मेथड आप चेंज करते हो, ये भी तीसरी बार आया है, राइट, कि जो हमारे दो मेथड्स है उसमें से स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस, तो इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज ऑन द प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा प्लस माइनस होगा, वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डिस्क्लोज, जो भी बताएंगे। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? दैट इज फुल डिस्क्लोजर, है 7th A, याद रखना है। नेक्स्ट वन, 8.1, instead of preparing separate accounts for its like pen, eraser, writing pads, pencil and other stationery items, they all are grouped under the one stationery expense account based on dash concept। ये भी हम सीखे हुए, राइट, दैट इज ऑन द मटीरियलिटी, सब कुछ साथ में इकट्ठा। बेस्ड ऑन dash concept प्रोविजन में बी मेड फॉर कंटीजेंट लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट नॉट फॉर द कंटीजेंट एसेट्स, जो असंभवित संभवित जिसको हम बोलते हैं, राइट, कंटीजेंट्स, जो शायद फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट होगी उसको लिखते हैं इनटू ब्रैकेट इनर कॉलम में, लेकिन एसेट्स को नहीं लिखते। कौन सा कॉन्सेप्ट ये जा रहा है? दैट इज द प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट वन, कृपा। कृपा कॉर्पोरेशन एंटर्ड into agreement on 1st of June 2016 for purchase of a factory building for ₹5 crores from Anil Enterprise। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे कृपा कॉर्पोरेशन विद द फैक्ट्री ऑफ पर्टिकुलर वन थिंग। तो अनिल एंटरप्राइज से हम एज अ सी वन पर्सन इज द सेलर, अनदर पर्सन इज द बायर। तो एज अ बायर हम कृपा कॉर्पोरेशन है और हम जा रहे हैं अनिल एंटरप्राइज से 5 करोड़ का एक सौदा करने के लिए एग्रीमेंट। एक्चुअल पेमेंट ऑफ ₹5 करोड़ वॉज मेड एंड डीड फॉर द ट्रांजेक्शन वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 15th of June 2016। 1 तारीख को डिसाइड हुआ, डील हुआ 15 को। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस फैक्ट्री बिल्डिंग हैड गॉन अप टू ₹6 करोड़। तो 15 दिन में इसके भाव बढ़ के 5 से 6 करोड़ हो गए। Even though the value has increased to ₹6 crore, this transaction will have to be recorded only at ₹5 crores in the books of accounts based on dash concept। क्यों ऐसा हुआ, राइट? तो ये भी पहली बार नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, राइट। हमने जो डील किया था उसको ही हमें आगे लेके चलना है। 11.1, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन, दैट इज A is equal to C plus R और A is equal to L plus C, assets are equal to liabilities प्लस कैपिटल, टोटली इज बेस्ड ऑन डैश कॉन्सेप्ट। हमने अभी रिसेंटली आज ही किया है, राइट, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट वन, द रीजन फॉर वैल्यूइंग वर्क, जो काम चल रहा है इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस जो है और प्रोग्रेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड देयर ऑन इज डैश कॉन्सेप्ट। तो जो भी काम चल रहा है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कौन से बेसिस पर उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न। वो लंबे समय तक चलेगा, ऐसा सोच के हम चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे टोटल 12 अलग अलग MCQs। उससे पहले हमने देखा 14 अलग अलग स्टेटमेंट्स, उसके नाम दिए। तो कुल मिला के हमने आज 14 + 12 26 अलग अलग स्टेटमेंट टाइप इन्फॉर्मेशन ली आपने। उसको आपको चलना है, लेके लिखना भी है, और उसके साथ यू हैव टू गिव द
information related to exercise number 15 that is directly connected with illustration A, right? तो उसको भी आपके नाम में उसको कन्वर्ट करके हमें देना है स्टेटमेंट को, that is only the name of the particular concept, convention or any accounting principle. So that is the end of the chapter also. यहाँ पर 6th chapter खत्म हो रहा है. We discuss in detail every 11 type of the डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट. और 3 भी है, राइट, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ओवरऑल सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, राइट. 30% में नहीं, ऐसा नहीं है, ओवरऑल सिलेबस में नहीं है, उसका लिस्ट में नाम नहीं दिया है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमारे पास वो लिस्ट 12, 13 एंड 14. सो ख़त्म करते हैं यहाँ पर ये चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर इन दैट चैप्टर, दैट इज देसीनामा सिस्टम, देसीनामा पद्धति. ओके, उनके 3 ही सिर्फ पॉइंट है, बाकी के सब इस साल के लिए निकाल दिए गए, लेकिन हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ होल सिलेबस देखेंगे उसको. अभी के लिए हम वो 3 पॉइंट्स लेंगे चैप्टर नंबर 8 के. थैंक यू.